नमस्कार। राजस्थान के इतिहास के मुख्य सोर्सेज की बात कर रहे थे हम लोग। उसमें हम पुरातात्विक स्रोत के विषय में बात कर चुके थे। पुरातात्विक सोर्सेज में विभिन्न शिलालेखों के विषय में बात की हमने। फारसी भाषा में मिलने वाले शिलालेखों के विषय की चर्चा की। फिर हमने बात की दान पत्र या जिन्हें ताम्र पत्र भी कहा जाता है, जिनका एक इम्पॉर्टेंट स्थान है राजस्थान की हिस्ट्री में। और उसके बाद हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत का ही एक प्रकार है और वो है सिक्के। राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सिक्कों का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। राजस्थान के जो विभिन्न राजवंश है उनके शासकों ने अपने शासनकाल में अपने नामों के सिक्के जारी किए थे। राजस्थान के जो विभिन्न राज्य हैं जैसे कि मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक, सिरोही, इन शासकों के द्वारा सोने, चांदी, तांबे और सीसे के सिक्के जारी किए गए थे और ये हमें लाखों की संख्या में मिल भी चुके हैं। और इन सिक्कों के माध्यम से हम बहुत सी ऐतिहासिक तथ्यों को निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि शासकों का वंशक्रम हम डिसाइड कर सकते हैं। सिक्कों से किसी भी शासन की आर्थिक संपन्नता का अनुमान भी हम लगा सकते हैं। साथ ही सिक्कों पर जो उत्कीर्ण किया जाता है कोई भी विशिष्ट धार्मिक चिन्ह, उसके आधार पर हमें किसी शासक की धार्मिक अभिरुचि के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों की बनावट को देखकर और उस पर उत्कीर्ण शब्द या उस पर उत्कीर्ण मूर्तियों के आधार पर हम बहुत सी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उस समय की कला किस तरह की थी, वेशभूषा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी सिक्कों के माध्यम से हो जाती है। अगर सिक्के शुद्ध धातु के हैं तो ये उस काल की, उस शासन की संपन्नता के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। वहीं पर अगर अशुद्ध धातु या कम मूल्यवान सिक्के हमें मिल रहे हैं धातु के, तो हमें पता चलता है कि उस शासन काल में आर्थिक कठिनाइयाँ थी या आर्थिक संकट का समय था। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख जो राज्य हैं, राजस्थान के राजवंश हैं, उनके सिक्कों के बारे में। उनके कुछ विशिष्ट नाम भी हैं। कई जो सिक्के हैं वो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं अपनी कलात्मक डिज़ाइंस के लिए या आर्थिक गतिविधियों के लिए बड़े ही प्रसिद्ध हुए, तो उन सिक्कों के विषय में बात करेंगे। ये जो तमाम जानकारियाँ हैं वो अगर हम देखें तो राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। जो उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत ही कॉमनली ये क्वेश्चंस आते हैं। बात करें कुछ प्रमुख राजवंशों की, तो अजमेर के चौहान राजवंश के बहुत सारे सिक्के मिले हैं। चांदी के, तांबे के सिक्के मिले हैं जो 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय में जारी किए गए थे। जो शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं उनमें चौहानों के सिक्कों के लिए कुछ विशिष्ट नामों का प्रयोग किया गया है। अर्थात चौहानों के जो सिक्के थे उन्हें द्रंभ, विशोषक, रूपक, दिनार, इन तमाम नामों के माध्यम से जाना जाता था। चौहान नरेशों में भी अगर हम बात करें तो अजयराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय जो थे चौहान राजवंश के शासक, उनके सिक्के अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध थे। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराणा कुंभा के टाइम पीरियड के, महाराणा कुंभा के बहुत से चांदी और तांबे के सिक्के हमें मिले हैं। मुगल शासक अकबर ने जब चित्तौड़ की विजय कर ली थी तो मेवाड़ में फिर मुगल शासकों के सिक्के चलने लगे। मेवाड़ में जो मुगल शासकों के सिक्के थे उनका एक विशिष्ट नाम है, वो कहलाते थे सिक्का एलची। इसके बाद में हम देखते हैं कि चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, इनकी स्थानीय टकसालें थी जहाँ से स्थानीय सिक्के जारी किए गए थे और उनके नाम भी उनके स्थानीय नामों की तरह हैं, जैसे कि चित्तौड़ी, भीलवाड़ा से निकलने वाला भिलाड़ी, उदयपुर से निकलने वाला सिक्का उदयपुरी रुपया कहलाते थे। जोधपुर राज्य की अगर हम बात करें तो चूंकि वो पहले चौहान राजवंश के अंतर्गत आता था तो वहाँ पर पहले चौहानों के सिक्के चलते थे। फिर बाद में दिल्ली की सल्तनत के अधीन आ गया तो दिल्ली के सुल्तानों के सिक्के चलने लगे और फिर मुगल पीरियड में मुगल शासकों के सिक्के वहाँ पर चलने लगे। बाद में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो जोधपुर के शासकों ने मुगल बादशाह की आज्ञा से अपने राज्य में टकसालें खोली और अपने नाम के सिक्के डलवाए। जोधपुर का एक सिक्का बड़ा लोकप्रिय है, उसका नाम है विजय शाही सिक्का। इसके बाद अगर हम बात करें जयपुर के कछवाहा राजवंश की, तो मुगल शासकों से चूंकि जयपुर के कछवाहा शासकों की बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध थी, इसलिए यहाँ पर मतलब यहाँ के राजवंश के शासकों ने अपने राज्य में टकसाल खोलने की स्वीकृति
बहुत पहले प्राप्त कर ली थी दूसरे राज्यों की तुलना में। जयपुर स्टेट के जो सिक्के हैं उनका एक विशिष्ट नाम है, वो सिक्के कहलाते हैं झाड़ शाही। उसके बाद जब ब्रिटिश पावर की स्थापना हो गई तो यहाँ पे भी कलदार रुपए का प्रचलन हुआ और धीरे धीरे राजपूत राज्यों में ढलने वाले सिक्कों का जो प्रचलन था वो समाप्त हो गया और संपूर्ण राजस्थान में जो अंग्रेज़ों के सिक्के थे, अंग्रेज़ों की जो मुद्रा थी वो चलने लगी। तो राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सिक्कों का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। सिक्कों का इम्पोर्टेंट योगदान व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक स्थिति, इन सब के अनुमान के लिए हम सिक्कों से सहायता ले सकते हैं। बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारियों के विषय में हमने बात की जो सिक्कों से हमें प्राप्त होती है, जैसे कि धार्मिक अभिरुचि हुई, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कला, तत्कालीन समय में प्रचलित वेशभूषा आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये पुरातात्विक सोर्स में सिक्कों का इम्पोर्टेंट योगदान है, उसके विषय में हमने बात की। अब हम पुराने भग्नावशेष और स्मारक की बात करें तो वो बहुत सारे हैं राजस्थान में। पुराने जो पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त हुए, राजस्थान के विभिन्न सभ्यताओं के जो चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं वो संपूर्ण राजस्थान से हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगा की सभ्यता हुई, आहड़, नागौर के आसपास, उदयपुर में गिलुंड की सभ्यता के चिन्ह हमें मिलते हैं। जयपुर के पास में बैराठ की सभ्यता, भीलवाड़ा के पास में बागौर स्थान से हमें मिलते हैं। सीकर के पास में गणेश्वर स्थल से बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर में बालाथल, तो ये विभिन्न क्षेत्र हैं जिनसे बहुत सारी पुरातात्विक सामग्री मिलती है, जिससे हमें प्राचीन काल के जनजीवन के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास की, कला की विभिन्न शैलियों की, इस तरह की तमाम जानकारियाँ हमें विभिन्न स्मारकों से प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा पुरातात्विक स्रोत। अब हम बात करते हैं पुरालेखागारीय स्रोत। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है पुरालेखागारीय स्रोत। इससे हमारा मतलब क्या है? इससे तात्पर्य ये वो सामग्री है जो हमें मिलती है पत्रों के रूप में, बहियों, पट्टों, फाइल्स, फरमान और रिपोर्ट्स के रूप में मिलती है। विभिन्न भाषाओं में अवेलेबल है ये, मतलब जिस समय जिस भाषा का प्रचलन था, जैसे कि हिंदी में, राजस्थानी में, फारसी, और आगे चलकर जब अंग्रेज़ों का समय आया, जब ब्रिटिश राज आया, तो अंग्रेज़ी में लिखित बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरह की हमें अवेलेबल होती है। तो ये जो तमाम सामग्री है इसे हम पुरालेखागारीय स्रोत के रूप में जानते हैं। तो पुरालेखागारीय स्रोत से हमारा अभिप्राय उस सामग्री से है जो हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी में लिखित पत्रों, बहियों, पट्टों, फाइल्स, फरमानों और रिपोर्ट्स के रूप में हमें उपलब्ध होती है। मुगल शासकों के समय में सरकारी कागजों को अच्छे से संग्रहित करके रखा जाता था। इसके लिए वो एक पृथक अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त किया करते थे। आगे चलकर राजपूत शासक जब मुगलों के संपर्क में आए तो उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिया और जो राजकीय कागजात हुआ करते थे उनको अच्छी तरह से संग्रहित करके रखने की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। ऐसा माना जाता है कि शायद मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव, उन्होंने सबसे पहले इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया था। यानी ये जो तमाम सामग्री थी, लिखित सामग्री, उसको अच्छी तरह से संग्रहित करके रखा गया था उनके समय में। तो ये जो तमाम पुरालेखागारीय साहित्य है 19वीं और 20वीं शताब्दी का, ये सारा रिकॉर्ड रखा गया है केंद्रीय पुरालेख विभाग जो कि बीकानेर में है राजस्थान का, उसमें सुरक्षित करके रखा गया है। आगे चलकर आगे का जब यानी ब्रिटिश समय का जो अगर हम बात करें पुरालेखागारीय साहित्य जो है वो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो कि दिल्ली में है उसमें हमें मिलता है। उस समय में जो ब्रिटिश सरकार और जो विभिन्न राजपूत राजवंश थे उनका पत्र व्यवहार, उनके टाइम्स की जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में मिलती हैं जो अभी भी संग्रहित करके रखी गई है। क्योंकि राजपूत शासकों का जो था मुगलों से बहुत ज़्यादा संबंध रहा था, वैवाहिक संबंध भी रहा था, और मुगलों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पदों पर राजपूत शासकों को नियुक्त किया था। बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी उन्हें प्रदान
की थी। तो उनके जो आपसी संबंध थे मुगलों के और राजपूत राजवंशों के, वो तमाम जानकारियां हमें मिलती हैं, जिसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। उन तमाम रिकॉर्ड्स की जानकारी हमें राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली से पूरी तरह से प्राप्त होती है। और ये जो पुरालेखागारीय सामग्री है, इसके अध्ययन से हमें राजस्थान के जो विभिन्न पक्ष हैं, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, ये तमाम तरह के इतिहास के निर्माण में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता इस सोर्सेज के माध्यम से मिलती है। मुगल जो थे, उनका राजपूत शासकों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध था। राजपूत शासक मुगल दरबार में अपना एक एजेंट नियुक्त किया करते थे, जिसे वकील कहा जाता था। तो ये जो वकील होता था मुगल शासन में, मुगल दरबार में राजपूत शासकों का रिप्रेजेंटेटिव, ये वकील तमाम तरह की सूचनाएं जो मुगल दरबार में हुआ करती थी, मुगल दरबार की षड्यंत्र, वहाँ की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, ये तमाम तरह की जानकारियाँ जो हैं वो पत्रों के माध्यम से राजपूत शासकों को प्रोवाइड किया करते थे। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए, जो संग्रहित करके राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में पूरी तरह से सुरक्षित रखी गई है। ये जो पुरालेखागार स्रोत है, इसमें बहुत तरह की जानकारियाँ हमें मिलेंगी। कुछ फारसी भाषा में मिलेंगी, जैसे कि फारसी भाषा में जो मुगल सम्राट के द्वारा जारी किए गए थे, जैसे कि फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, हस्बुल हुक्म, इंशा, रुकायत या वकील रिपोर्ट्स, ये अलग अलग टाइटल हैं जो पुरालेख सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ये सब फारसी भाषा में मिलते हैं, जो विभिन्न शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मुगल दरबार के अधीन जो शाही पदाधिकारी होते थे, उनके द्वारा जारी किए जाते थे। जैसे कि अगर हम बात करें फरमान, मंसूर और रुक्का, ये जो है ये मुगल सम्राट जारी किया करते थे, ठीक है ना। खासतौर से जो शाही वंश से संबंधित लोग हुआ करते थे, शाही मनसबदार जो शाही सेवा में हुआ करते थे, और विदेशी शासकों के नाम मुगल सम्राट स्वयं फरमान, मंसूर या रुक्का को जारी किया करते थे। इसी तरह से मुगल सम्राट के आदेश के अनुसार जो शाही पदाधिकार जारी किया करते थे, वो कागजात कहलाते थे हस्बुल हुक्म, इंशा और रुकयात। राजपूत राजाओं की तरफ से सम्राट या जो शाहजादा हुआ करते थे मुगल बादशाह के, उनकी सेवा में जो कागजात पेश किए जाते थे, उन्हें अर्जदाश्त के नाम से पुकारा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण पुरालेखागारी सामग्री है। मुगल शासन काल में प्रत्येक राजपूत शासक मुगल दरबार में अपना एक वकील रखता था, जो अपने शासक को दरबार की तमाम गतिविधियों के बारे में नियमित सूचना भेजा करता था। इनको वकील रिपोर्ट्स कहा जाता है। तो ये जो वकील रिपोर्ट्स हैं, इनसे हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो प्राप्त होती है, राजपूत शासकों और मुगल सम्राटों के मध्य किस तरह के संबंध थे, उनके विषय में इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ मुगल दरबार में होने वाली घटनाएं, वहाँ पे होने वाले षड्यंत्र, उत्तराधिकार से संबंधित संघर्ष, जो गुटबंदी, दलबंदी हुआ करती थी मुगल अमीरों की, तो इन वकील रिपोर्ट से राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। राजपूत राज्यों की अगर हम बात करें तो बहियाँ जो लिखी जाती थी, ये जो परंपरा ही मध्यकाल से चली आ रही थी, यानी मुगल पीरियड से पहले की अगर हम बात करें, और ये जो बहियाँ हैं ये बहुत प्रकार की हुआ करती थी, यानी जिस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित बहियाँ हुआ करती थी, इस तरह की तमाम बहुत सारी बहियाँ राजस्थान के विभिन्न राजपूत राजवंशों से हमें प्राप्त होती है, जिनके नाम अलग अलग हमें मिलते हैं। जैसे कि कुछ बहियाँ ऐसी हैं जिनमें राजा की दैनिक चर्या का उल्लेख रहता था। इन बहियों को कहा जाता था हकीकत बहियाँ, यानी राजा की जो दैनिक गतिविधि है उसके बारे में। कुछ बहियाँ ऐसी होती थी जिनमें शासकीय आदेशों की नकल रखी जाती थी, उन्हें हुकूमत री बही, यानी हुकूमत से संबंधित जो बही हुआ करती थी। कुछ बहियाँ ऐसी जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आने वाले पत्रों की नकल करके उसमें रखा जाता था। ये इंपॉर्टेंट बही है जिसे खरीता बही कहा जाता था, पत्रों की नकल। इसी प्रकार विवाह और शादी से संबंधित ब्याह की बही कहलाती थी। सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित बहियों का एक स्पेशल नाम था, वो था कमठाना बही। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी बहियाँ हैं जिनकी रिकॉर्ड्स हमें अभिलेखागार जो हमारा है
केंद्रीय पुरालेख विभाग बीकानेर, उसमें इस तरह की तमाम बहियाँ अवेलेबल हैं। तो पुरालेखागारीय स्रोत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें फ़ारसी भाषा में भी है और राजस्थान राज्यों से संबंधित जो स्पेशल जानकारियाँ हैं, बहियाँ हैं और भी महत्वपूर्ण बहुत सारे सोर्स हैं जिनको मिलाकर हम बहुत सारी जानकारियाँ राजस्थान के इतिहास से संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। टॉपिक हमारा अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अभी हमें बहुत सारी पुरालेखागारीय स्रोत के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में ऐतिहासिक साहित्य जिसमें संस्कृत साहित्य है, राजस्थानी भाषा का साहित्य जिसमें ख्यात साहित्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पक्ष है, उसके विषय में हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।